नमस्कार दोस्तों, ये कहानी उस वक्त की है जब भारत ग्लोबल सुपर पावर था, जिसे लैंड ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता था। यूरोपियंस हमारे कॉटन, सिल्क, मलमल के दीवाने थे। यहाँ प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के भंडार थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि सोने की चिड़िया था, गोल्डन बर्ड, एक ऐसा जैकपॉट जिसे वो हर कीमत पे कंट्रोल करना चाहता था। प्लान सिंपल, यहाँ से चीप प्राइस पर रॉ मटेरियल्स खरीदो, ओवरसीज जाके एक्सपेंसिव रेट्स पे बेचो और मालामाल हो जाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुँचने के लिए सूज कैनल और केप ऑफ गुड होप जैसे रूट्स का यूज करती थी, पर अपने राइवल्स फ्रांस, रशिया, जर्मनी को भारत से दूर रखना उनकी बिगेस्ट प्रायोरिटी थी। दैट्स व्हाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो इन देशों को आसानी से भारत तक जोड़ता था, उसे कंट्रोल करना उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी बन गई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ से जुड़ा है। इस खाड़ी में बसे देशों के रूलर्स फिशिंग और पर्ल ट्रेडिंग से अपना गुजारा करते थे, जबकि कुछ ट्राइब्स मर्चेंट शिप्स को लूट के करते थे, जिस वजह से ब्रिटिश इसे पायरेट कोस्ट भी कहते थे। न तो मिलिट्री को वो चैन से अपना काम करने देते और न उस एरिया में कमर्शियल ट्रेडिंग आसानी से करने देते। परेशान ब्रिटिश ने कड़ी कार्रवाई की। बट वेट, कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। इन ट्राइब के रूलर्स बहुत स्मार्ट थे। उन्हें पता था कि ब्रिटिश की मिलिट्री प्रेजेंस से और पोर्ट से एरिया में तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। फ्री में बाहरी दुश्मनों से प्रोटेक्ट भी कर रहे थे। They wanted was to be in power and rule forever। उन्होंने अपनी दिमाग की बत्ती जलाई और अपना डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए ब्रिटिश से माफी मांगे और पीस का कंफर्मेशन दिया। ब्रिटिश ने भी ट्रीटी ऑफ प्रोटेक्टोरेट साइन कर ली। तो भी इस ट्रीटी से जुड़े थे, उन्हें ट्रूसाइल स्टेट्स कहा जाने लगा। ब्रिटिश का फोकस सिर्फ भारत पर था। इन ट्रूसाइल स्टेट्स को गुलाम बनाने का उनका कोई इंटेंशन नहीं था। They were just perfect host for each other। टाइम बीतता गया। अब फिशिंग और पर्ल ट्रेडिंग में दम नहीं, रूलर्स को इसका ऑल्टरनेटिव सर्च करना था so that they survive। और तभी सन 1958 में अबू धाबी में ऑयल डिस्कवर्ड हुआ और 2 साल बाद दुबई में भी रिजर्व्स मिले। इस पूरे फेडरेशन के मास्टरमाइंड थे शेख जायद बिन सुल्तान अल नयम और शेख राशिद बिन सैयद अल मखदूम थे। मे बी इस वजह से हमेशा प्रेसिडेंट अबू धाबी से और रूलर दुबई से होता है। एनीवेज, इनकी सेल्फलेस लीडरशिप में डिसाइड हुआ ऑयल से जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो पूरे फेडरेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाएगा। शेख्स जानते थे ऑयल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, कभी ना कभी ख़त्म होगा, इसलिए खुद की जेब भरने से अच्छा पूरे ट्रूसाइल स्टेट्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। दे बिल्ड वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, improved healthcare, education and housing without wasting any single moment, which saved decades of years of development. This selfless decision changed everything. जब ब्रिटिश को ऑयल डिस्कवरी के बारे में पता चला, तब उन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट करे जिससे उनका फ्री मिलिट्री एक्सपेंसेस को कम कर सके। By converting the treaty into commercial trade and alliance, वर्ल्ड वॉर 2 से ईस्ट इंडिया कंपनी को हैवी लॉस हुआ। मिलिट्री को कॉलोनियल कंट्रीज में तैनात रखना डिफिकल्ट हो गया और बगावत के चलते भारत को भी आज़ादी मिल गई, थैंक्स टू आवर हीरोज। बिकॉज ऑफ दिस उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इम्पोर्टेंस कम हो गई। ऑयल का जुगाड़ तो वो इंग्लैंड से भी कर सकते थे बिकॉज ऑफ गुड रिलेशनशिप विद ट्रूसाइल स्टेट्स। ब्रिटिश को बढ़ते मिलिट्री एक्सपेंसेस के चलते ट्रीटी ऑफ प्रोटेक्टोरेट को तोड़ना पड़ा। शेख्स, जो अब तक सुपर रिच बन चुके थे, ऑफर टू पे कंप्लीट एक्सपेंसेस फॉर देयर प्रोटेक्शन, लेकिन ब्रिटिश का ईगो बीच में आ गया। उन्होंने सोचा हम इस दुनिया पे राज करने वाले इन शेख्स की गुलामी करेंगे और पोलाइटली ऑफर रिफ्यूज कर दिया। अपनी सुरक्षा के लिए और हमेशा पावर में रहने के लिए लीडर को अब कतार और बहरीन जैसे देशों का साथ चाहिए था, लेकिन नेगोशिएशंस फेल हो गए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। मास्टरमाइंड शेख जायद और शेख राशिद
ने उनके पास जो था उसी को बेहतर बनाने की ठान ली और ट्रुसाइल स्टेट को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना दिया, UAE। लेटर ऑन रस अल खैमा ने भी ज्वाइन कर लिया। दिस इज हाउ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल फेडरेशन वाज फॉर्म, जहाँ जन्म लेते ही सिटीजन्स मिलियनेयर बन जाते हैं। दे यूज्ड ऑयल रेवेन्यू स्ट्रेटेजिकली, जिससे अबू धाबी, जिसमें सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स थे, फोकस्ड ऑन हैवी मेटल इंडस्ट्रीज जैसे एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री। नॉलेज एंड फाइनेंस में सोवेरियन वेल्थ फंड लाइक आडिया एंड मुबादला टू इन्वेस्ट ऑयल रेवेन्यूज वाइसली, वेरेस दुबई, जहां कंपेयर टू अबू धाबी ऑयल रिजर्व्स कम थे, फोकस्ड ऑन ग्लोबल लग्जरी टूरिज्म, ट्रेड, सर्विस सेक्टर, मेकिंग इट ग्लोबल हब। दुनिया का सबसे बड़ा मैन-मेड आइलैंड पाम जुमेरा और टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई में भी है। क्या भारत भी UAE जैसा बन सकता है? भारत में कुल 28 स्टेट्स है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, डेमोक्रेसी है, ना पानी की प्रॉब्लम है, ना लेबर की, ना रिसोर्सेज की, ना एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। UAE तो फिर भी 88% लेबर्स भारत, पाकिस्तान, अफ्रीका एक्सेट्रा से मंगवाता है। या आज अगर हम अपने लीडर से पूछेंगे हमारा भारत 50 साल में कैसा दिखेगा, क्या हम भी डेवलप नेशन बनेंगे, क्या हमारे गवर्नमेंट और सिटीजन्स में यूनिटी और ट्रांसपेरेंसी होगी, क्या हम भी साइंस और टेक्नोलॉजी में सबको पीछे छोड़ेंगे, तो ये जवाब शायद ही हमको मिल सकेगा। पेपर पे तो सब प्लान करते हैं, असली खेल तो एग्जीक्यूशन में है। लेकिन UAE के पास इसका भी प्रॉपर आंसर है। UAE सेनेटल 2071 UAE अगले 50 साल में कैसा दिखेगा, ये सारी जानकारी देता है। ऑल दे ऑलवेज वांटेड वाज टू स्टे इन पावर। UAE में नॉन एमआरटी को सिटीजनशिप पाना बहुत डिफिकल्ट है और सिटीजनशिप मिल भी गई तो वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। क्या इन पावरफुल, सेल्फलेस, रिस्पॉन्सिबल, स्मार्ट लीडर्स के होते हुए UAE सिटीजन्स को डेमोक्रेसी की मांग करनी चाहिए? विल दे प्रॉस्पर मोर इन डेमोक्रेटिक रूल? अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।